सीरिया में बशर अल असद का तख्तापलट हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे सीरिया में जश्न भी बना, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन राजधानी दमिश्क में किया गया, जहां पूर्व अलकायदा आतंकी से राष्ट्रपति बने अहमद अल शरा ने मिलिट्री परेड की सलामी ली। लेकिन सीरिया में असद सरकार का पतन अचानक नहीं हुआ। सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत 2011 में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सरकार के बेरहमी से दमन के बाद शुरू हुई। हालात ये थे कि सड़कों पर टैंक चल रहे थे, गोली बारूद तो आम बात थी। अंतिम शव यात्रा निकालने पर भी रोक लगी थी, क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए थे। सीरिया के इन काले दिनों में ईरान की भी बड़ी भूमिका रही। वो असद की सत्ता के आखिरी वक्त में काम नहीं आया और ईरानी सेना सीरिया छोड़कर भाग निकली। इस कारण असद की सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ और उन्हें रूस में शरण लेनी पड़ी। ऐसे में आज बात सीरिया के पतन की। कैसे छिड़ा गृहयुद्ध, बशर अल असद को छोड़ कैसे भागी थी ईरानी सेना, और फिर बहीं खून की नदियां। लेकिन सीरिया का भविष्य कैसा होगा? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। पूरी कहानी शुरू करें उससे पहले कुछ आंकड़े। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई में 4,65,000 से ज्यादा सीरियाई मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए और 12 लाख से ज्यादा लोग देश की युद्ध पूर्व आबादी का यानी कि आधा हिस्सा विस्थापित हुआ। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। अब आपको लेकर चलते हैं साल 2011 में, यानी शुरुआत में। सीरिया की तबाही की कहानी इसी साल शुरू होती है, जब लोकतंत्र की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सरकारी दमन ने पूरे देश को गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया। सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध घुली, सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग, सीरिया में विद्रोही बेकाबू हुए। और ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने अपनी जड़ें जमाई थी, और अब एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडराया था। असद सरकार की तरफ से ईरान ने खुलकर मदद की। इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक की मिलिशिया भी असद के समर्थन में थी। लेकिन लड़ाई के लंबे खिंचाव ने सीरियाई सेना को अंदर तक खोखला कर दिया। कमान तय करने का बड़ा हिस्सा ईरानी अफसरों के हाथ में चला जाता है। लेकिन जब इस्लामिस्ट लीडरशिप वाली फोर्स की राजधानी दमिश्क की ओर तेजी से बढ़ते हमले हुए तो वो हार गए। सीरियाई सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने ईरानी सेना के अंदर काम किया, जिनका असर लड़ाई के दौरान असद की शक्ति कम होने के साथ बढ़ता गया और पूरी पावर जाती है ईरानी सेना के पास। रिपोर्ट्स की माने तो 5 दिसंबर को एक हाई लेवल मीटिंग हुई। दमिश्क में सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में तैनात एक पूर्व सीरियाई सैन्य अधिकारी ने बताया कि पिछले साल 5 दिसंबर को उनके ईरानी अधिकारी ने उन्हें जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए माजे जिले में एक ऑपरेशनल सेंटर पर बुलाया। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी। उस सैन्य अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में 20 सीरियाई ऑफिसर और सैन्य अधिकारी शामिल थे। इनके सामने ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आज से सीरिया में ईरानी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं वो नहीं रहेंगे। हम जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है। इसके साथ ही आदेश दिया गया कि सभी संवेदनशील दस्तावेज जला दिए जाएं, हार्ड ड्राइव निकाल ली जाएं और सारे सबूत मिटा दिए जाएं। यानी कि ईरानी सेना अब सब कुछ छोड़कर भाग रही है। ईरानी सेना की वापसी के साथ ही सीरियाई सेना नेतृत्व विहीन हो गई। इस दौरान इस्लामी सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं और उन्हें स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिला हुआ था, जो असर की सत्ता से तंग आ चुके थे। इसी बीच असद सरकार ने सीरियाई सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दी। इससे कई सैनिक पहले ही युद्ध छोड़कर भाग गए थे। इस्लामी सेनाओं की बढ़त और सैनिकों की घटती संख्या को देख बशर अल असद भी सीरिया छोड़कर रूस भाग निकले और इन्हें भगोड़ा भी कहा गया। दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ। ईरानी सेना और अधिकारियों को भागने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जो कुछ मिला उसे समेटा और काफी कुछ जो वहां पर छोड़कर भाग निकले। 5 दिसंबर की शाम तक ईरानी कॉन्सुलेट खाली हो गया था। ईरानी डिप्लोमेट फ्लाइट न मिलने की वजह से बॉर्डर पार कर लेबनान की राजधानी बैरूत भाग निकले। कई सीरियाई कर्मचारी जिनके पास ईरानी नागरिकता थी, वो भी सीनियर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स अधिकारियों के साथ बैरूत चले गए। इतनी बड़ी संख्या में भागते अधिकारियों की वजह से सीरिया लेबनान बॉर्डर जेडेडेड याबस क्रॉसिंग पर 8 घंटे लंबा जाम लगा। इस दौरान भी फायरिंग हुई। असद परिवार के दशकों पुराने क्रूर शासन का अंत हयात तहरीर अल शाम समूह के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने कर दिया। लेकिन इसके साथ ही देश के भविष्य पर कई सारे अहम सवाल खड़े हो गए। HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया को एकजुट करने का वादा तो किया, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि सीरिया में मौजूद अलग अलग समूह के अपने अपने अलग अलग एजेंडे हैं।
और ऐसा डर है कि एचटीएस असद शासन की तरह ही अपने आप को मजबूत करने के लिए तानाशाही बन सकता है, क्योंकि जब जब शक्तियां आती हैं तो तानाशाह सरकार बनकर उभरती है। सीरिया में आज नई सत्ता है, नई राजनीतिक दिशा है, लेकिन जख्म पुराने हैं और बहुत गहरे हैं। बशर अल असद के पतन की इस कहानी ने एक बार फिर साबित किया कि बाहरी सपोर्ट कहीं ना कहीं एक वक्त तक होता है, अस्थायी होता है, और वो ईरान की तरह सब कुछ छोड़कर भाग निकलता है। और जब जनता का भरोसा टूट जाता है तो सबसे मजबूत शासन भी ढह जाता है। और ये कहानी थी सीरिया के पतन की, जहां पर सड़कों पर लोग नहीं, गाड़ियां नहीं, बल्कि टैंक उतरे थे, गोली बारूद के साथ कुछ लोग उतरे थे। सब कुछ खत्म हो गया और अब एक उम्मीद फिर कि सीरिया में शायद सब कुछ ठीक हो जाए। सारी उम्मीदें हैं, उनके बीच में पूरी खबर है। पतन की इस कहानी को लेकर, सीरिया को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सीरिया के इस पतन की कहानी और अहमद अल शरा को लेकर आपने जो अब तक खबरें सुनी थी उनके बारे में कि अहमद अल शरा ने अपने देश के लिए ये किया, लेकिन तानाशाही रुख को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।